तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे संसद भवन के कार्यकाल के बारे में, क्योंकि पहले की वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था कि एक्चुअली संसद भवन है क्या, किसने बनाया, कैसे ये तैयार हुआ और कैसे ये भारत के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि एक्चुअली में संसद भवन में किस तरह के कार्य होते हैं और इन कार्यों को किस खंड में बांटा गया है। जिस तरह से एक स्कूल में बच्चों का जो क्लास वर्क होता है और जो उसकी बोल सकते हैं कि जितने भी तरह के वहाँ नियम कानून फॉलो किए जाते हैं, जैसे शुरुआत में असेंबली होता है, फिर क्लास शुरू होता है, उसके बाद कुछ घंटियों बाद टिफ़िन होता है, फिर बच्चे टिफ़िन करने के बाद फिर क्लास ज्वाइन करते हैं। उसी तरह से हमारा जो संसद है वो एक निश्चित समय अवधि के तहत बटा हुआ है, जहाँ पर 3 से 4 खंड होते हैं और इन खंडों में बोल सकते हैं अलग अलग तरह के कार्य होते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हम लोग का जो ये संसद का सत्र होता है ये साल में 3 बार आता है, जिसमें पहला सत्र जो होता है वो फरवरी से मई के बीच का होता है और इसे स्पेशली बजट अधिवेशन कहते हैं, क्योंकि इस समय जो है ये भारत जैसे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं ऐसा समय होता है जहाँ पर शीतकाल का कुछ अंश होता भी है और कुछ बसंत ऋतु का भी एंट्री हो जाता है। इसलिए फरवरी से मई के बीच बजट अधिवेशन होता है। यह बजट अधिवेशन जो है भारत के किसानों, व्यापारियों और जितने भी सरकारी और गैर सरकारी कर्मी हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि यही तय करता है कि भारत की आर्थिक स्थिति कैसी होने वाली है एक वर्ष के दौरान। जैसे जीएसटी था, जीडीपी था, तो इन सभी विषयों की चर्चा आपको बजट अधिवेशन में ज़्यादा देखने को मिलता है। आपने कई बार देखा होगा कि हमारे वित्त मंत्री जो हैं हाथ में एक लाल बक्सा या फिर एक लाल रंग का या ब्लैक रंग का एक बोल सकते हैं कि पैकेट लेके बजट सत्र के लिए संसद के अंदर घुसते हैं और वो मीडिया को भी दिखाते हैं, जिसमें यह डिस्कशंस किया होता है या उन बातों को रखा जाता है कि किस किस चीज़ों का जो मूल्य है वो कटौती होने वाला है, बढ़ने वाला है, महंगाई कितना ऊपर जाएगा और लोगों को सरकार द्वारा कितना रियायत मिलेगा। जिस तरह कोरोना काल में सरकार ने कई हजार करोड़ रुपए जो थे वो लोगों के लिए आवंटित कर दिया था, तो ये सभी जो था ये बजट सत्र के अधिवेशन के दौरान ही होता है। अगला जो दूसरा है वो है मानसून अधिवेशन। मानसून अधिवेशन से आप समझ गए होंगे कि वैसा सत्र जहां पर बरसातें शुरू हो जाती है, जहां पर भारत के अंदर मानसून अर्थात वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है और ये सत्र होता है जुलाई से अगस्त के बीच का। इस सत्र के दौरान सरकार कृषि और अन्य ऐसे क्षेत्र जहां पर भारत में उत्पादन होता है फसलों का या फिर किसी प्रकार से किसानों को ज़्यादा लाभ पहुंचाया जाए, वैसे तथ्यों का यहाँ जिक्र होता है। इस मानसून अधिवेशन में बहुत भारी मात्रा में तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होता है। हरित क्रांति की भी शुरुआत यही मानसून अधिवेशन के दौरान ही हुआ था। के बाद जो है वो है शीतकालीन अधिवेशन। शीतकालीन अधिवेशन नवंबर से दिसंबर के बीच चलाया जाता है, जहां पर हल्के फुल्के मैटर्स या फिर कुछ बिल पास करना हो या ऐसे अधिवेशन ये कहा जाता है जहां पर सरकार जो है वो ऐसी गतिविधियों को अपनाती है जिससे भारत में हो रहे बदलावों को दर्शाया जाता है और विपक्षी दलों के साथ साथ भारत के पूरे जनता को अवगत कराया जाता है। तो इस तरह से एक वर्ष में संसद के 3 सत्र चलते हैं। इन 3 सत्रों में जो बोल सकते हैं प्रश्न पूछने का अधिकार और जो प्रश्नों के उत्तर देने का अधिकार जो है वो पक्ष और विपक्ष दल में होता है, जिसमें एनडीए और यूपीए के ग्रुप्स भाग लेते हैं। ये एनडीए और यूपीए जो है वो 2 प्रकार के ग्रुप्स हैं, जहां एक और बोल सकते हैं हेड जो है वो बीजेपी बना हुआ है और उसके साथ कई दल जुड़े हुए हैं, और दूसरी ओर जो है वो कांग्रेस है जिसके साथ भी कई दल जुड़े हुए हैं। और इनके ग्रुप्स को ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एनडीए और यूपीए का निर्माण करता है। अब देखिए आते हैं हम लोग अगर इसके मेन टॉपिक पर, तो एक दिन का जो पूरा संसद का काल होता है उसे 4 खंडों में बांटा गया है। सबसे पहले तो संसद जो है वो सुबह 11 बजे से शुरू होता है। बहुत जल्दी ये लोग शुरू करते हैं, क्योंकि इतना जल्दी हमारे नेता सब जो हैं इतना ज़्यादा बोल सकते हैं कि एक्टिव हैं कि सुबह के 11 बजे इनका शुरू होता है संसद काल। क्योंकि बहुत नेता हो सकते हैं कि बाहर से आते हैं, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो ज़्यादा सोना पसंद करते हैं, लेकिन कई देशों में ऐसा नहीं है। कई देशों में जिस तरह से सीरियसनेस आता है संसद जो है वो बहुत जल्दी भी शुरू किया जाता है, लेकिन हमारे देश में ये नियम है कि संसद को 11 बजे से शुरू किया जाए।
मैं तो आग्रह करना चाहता हूं मोदी जी से कि संसद का सत्र जो है, जिस तरह अन्य सरकारी कर्मी 10 बजे से अपना काम शुरू कर देते हैं, 10:30 बजे तक अपने अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं, संसद को भी आधा घंटा पहले कर देना चाहिए, ताकि सभी लोगों को एक समान अधिकार मिले, चाहे वो सांसद हो या फिर कोई आम जनता हो। अब देखिए, जब संसद का सत्र 11 बजे से 12 बजे का चलता है, ये पहला समय होता है जिसके प्रश्नकाल बोला जाता है। प्रश्नकाल का मतलब यहाँ पर जो विरोधी पार्टियां होगी या जो विपक्षी दल होगा, वो सरकार में बैठे पार्टी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके बाद जो दूसरा सत्र होता है वो होता है शून्यकाल का। शून्यकाल के बारे में भी मैं बताऊंगा, पहले हम लोग समझ लेंगे प्रश्नकाल के बारे में। उसके बाद जो तीसरा काल होता है वो होता है लंच, मतलब कि पेट पूजा करने का समय, जहाँ पर सभी सांसद जो होते हैं ना वो पेट पूजा करते हैं, क्योंकि बहुत यहाँ से यहाँ तक आने तक वो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, बहुत तरह के काम करते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो उसका जो पूरा शांति का हो, तो जहाँ भोजन वहाँ पर वो आराम करते हैं थोड़ा सा या भोजन करते हैं, तो वो लंच टाइम होता है और ये 1 बजे से लेकर 2 बजे का टाइम होता है। उसके बाद जो चौथा काल होता है ये होता है चर्चा या प्रस्ताव का, जहाँ पर सरकार प्रस्ताव रखती है सिंपल सा और बहुत तरह का चर्चा करता है। तो इसमें 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का होता है, मतलब शाम 2 बजे से लेकर या दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक का ये काल चलता है। अब हम लोग आते हैं शुरुआत में प्रश्न काल में एक्चुअली होता क्या क्या है। यदि देखा जाए तो प्रश्न काल में सरकार से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न पूछने का जो एक दायरा होता है ये अलग अलग तरह से होता है, अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे इसमें पहले तारांकित प्रश्न होते हैं, मतलब ओरल क्वेश्चन, जहां सरकार से जो विपक्षी दल होता है वो कई तरह के मुद्दे पर बात करते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं। जैसे मान लीजिए सरकार ने किसी चीज़ की महंगाई बढ़ा दी, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सरकार ने ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों किया और इसमें और क्या बदलाव करने वाले हैं। तो ये जो तारांकित प्रश्न होता है, इसका नोटिस जो होता है वो जो विपक्षी दल होता है, जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं, वो 10 दिन पहले लोकसभा के या राज्यसभा के जो महासचिव होते हैं उन तक पहुंचा देते हैं कि हम 10 दिन बाद ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं। मतलब कि तारांकित प्रश्न के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसे 10 दिन के पहले या 10 दिन के अंदर पूछने से 10 दिन के पहले सरकार के जो बोल सकते हैं कि महासचिव है, ये जो महासचिव जो संसद में बैठे हुए हैं उनको देना होगा, अवगत कराना होगा कि हम ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं। और एक दिन में जो होता है इसके पूछने का जो संख्या होता है वो 20 होता है। मतलब एक दिन में आप तारांकित प्रश्न, ओरल प्रश्न जो है 20 पूछ सकते हैं। अब बहुत बच्चों को ओरल प्रश्न का मतलब समझ में नहीं आता, वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे बचपन में जब हम लोग नर्सरी केजी में थे तो हमें 2 तरह के एग्जाम्स देने होते थे, एक ओरल होता था, एक रिटन होता था। तो ओरल में क्या होता था कि सर या मैडम हमसे बहुत तरह के क्वेश्चन पूछते थे। बताओ हाथी के कितने पूंछ होते हैं, बताओ काऊ को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं सामने वाले से, उसी तरह यहाँ पर कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। किससे? जो सत्ता में पार्टी बैठी होती है, जो सरकार चला रही होती है। तो विपक्षी दल उससे 20 क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक दिन में, और एक सांसद का अधिकार है कि वो 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक सांसद 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी दूसरे सांसद से या सरकार से। अब यहाँ पर जो तारांकित होता है ये एक पूरक प्रश्न का भी रूप ले लेती है। मतलब पूरक के मतलब कि मान लीजिए कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा, उसका आपको आंसर मिला, फिर उसके लिए एक और क्वेश्चन पूछा। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा आपने क्या खाया, आपने कहा खाना खाया, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दे दिया। अब उसके रिटर्न में मैंने फिर पूछा क्या क्या खाना खाया, तो आपने बोला चावल खाएं, दाल खाएं, सब्जी खाएं। फिर मैंने बोला कि कितना कितना खाया, तो एक तरह से क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ रहा है ना। उसी तरह से सेम तारांकित में भी हो सकता है, इसलिए ये पूरक क्वेश्चन को सपोर्ट करता है, जहां पर एक क्वेश्चन के पीछे दूसरा क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। जो दूसरा क्रम है वो है अतारांकित, या जिसे रिटर्न बोला जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का जो पूछने का जो दायरा होता है वो 230 की संख्या में एक दिन में पूछा जा सकता है, लेकिन ये पूछने का जो तरीका होगा वो लिखित होगा। आप लिखित रूप से सरकार के पास वो प्रश्न दे सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि आप एक विरोधी पार्टी है या एक विपक्षी दल में बैठे हुए नेता हैं, तो आप सरकार को 230 प्रश्न पूछ सकते हैं लिखित रूप से, और सरकार भी उसको लिखित रूप से ही जवाब देगी। ये नहीं कि आपने लिखित पूछा और उसको बोल रहे हैं कि बताइए अब इसका आंसर दीजिए। तो 230 चीज़ों का आंसर देना या 230 क्वेश्चंस का आंसर देना सरकार के लिए उस समय तो नामुमकिन होता है। इसलिए सरकार भी क्या करती है,
आपको लिखित ही आंसर देती है दूसरे या तीसरे दिन, और ये एक दिन में 230 पूछा जा सकता है। अगला जो है वो है अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न कैसा प्रश्न होता है वो जानते हैं। मान लीजिए कि कोई सांसद हैं, वो अब जैसे ही मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे ही संसद सत्र शुरू हो रहा है और उनको पता चला कि उसके 2 दिन पहले, उनको ये 2-3 दिन पहले पता चला कि अरे हमने एक टॉपिक देना तो भूल गए, हम भूल चुके हैं कि जो 10 दिन पहले उन्होंने क्वेश्चन दिए थे अर्थात तारांकित के लिए, उसमें उन्होंने कुछ क्वेश्चंस को शामिल करना भूल गए। तो जब वो कुछ क्वेश्चन शामिल करना भूल जाते हैं ना, तो उन क्वेश्चन को सामने रखने के लिए 2 से या 10 दिन से काफ़ी कम समय में महासचिव को एक और लेटर भेजा जाता है, जिसमें वो इस बात को राइज करते हैं कि हम लोग जो हैं वो कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उसके लिए हमें अनुमति दें। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जो विपक्षी दल है वो रोजगार के ऊपर या फिर लोगों को जो नौकरियां नहीं मिल रही हैं, इसके लिए क्वेश्चन पूछना चाहते थे, लेकिन विरोधी दल भूल गए। तो वो अल्पकाल समय में, मतलब 10 दिन से या 5 दिन से भी कम समय में महासचिव को एक लेटर दे करके ये परमिशन ले सकते हैं कि हम अल्पकाल में भी कुछ समय पूछेंगे। तो ये अल्प सूचना प्रश्न होते हैं जो सरकार से मतलब पूछे जाते हैं। अगला जो है वो है गैर सरकारी सदस्य से, अर्थात जिस तरह विपक्षी दलों ने सरकार से प्रश्न पूछा, उसी तरह सरकार भी विपक्षी दलों से प्रश्न पूछ सकती है कि हम लोगों ने तो जो किया, आप बताइए, आप वहाँ के सांसद थे तो वहाँ पर ये कांड कैसे हुआ। मान लीजिए कहीं पर कोई दंगा हो जाता है, कहीं पर कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, या कहीं पर कोई बड़ा एक ऐसा मिस्टेक हो जाता है जो विपक्षी दलों के अधीन होता है, ठीक है। तो उन क्षेत्रों में सरकार भी या सरकार के जो मंत्री होते हैं, जो सत्ता में होते हैं, वो भी विपक्षी दल से पूछ सकते हैं कि आपके वहाँ होने के बाद ये कैसे हो गया, आप तो वहाँ के सांसद थे, आपने ये जो कांड था, ये जो घटना थी, इसको कैसे अंजाम दे दिया, कैसे होने दिया, आपकी व्यवस्था क्या थी, आपके पास क्यों ऐसा मतलब देखा गया। तो सरकार भी क्या कर सकती है, उसमें गैर सरकारी सदस्यों से प्रश्न पूछ सकती है। तो इस तरह से प्रश्नकाल में 4 तरह के, ऐसे तो आपको मुख्य रूप से 2 दिखेंगे, तारांकित और अतारांकित, लेकिन 2 अन्य तरह से भी जो होते हैं कि प्रश्नों का जो व्यवस्था होता है या प्रश्नों के प्रकार जो होते हैं वो सरकार और विपक्षी दलों के सामने रखा जाता है। तो इसमें कितना प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, जिसमें तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना प्रश्न और गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। अब जो दूसरा काल होता है वो होता है शून्यकाल। शून्यकाल का जो समय होता है वो 12 बजे से, यानी दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच का होता है, और ये जो होता है ये फ्री एकदम होता है। जिस तरह पबजी में हम फ्री होते हैं किसी को भी उड़ाने के लिए, कोई भी अगर हमको हेडशॉट लगाता है तो हम भी उसको हेडशॉट लगा सकते हैं एकदम फ्री मूड में, उसी तरह शून्यकाल में विरोधी पार्टी जो होता है या जो विपक्षी दल होता है उससे पूरा छूट होता है कि आप जितना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जिस चीज़ पे वहाँ बवाल खड़ा करना चाहते हैं, पूरा बवाल खड़ा कर दीजिए, आपको कोई भी तरह से कोई रुकावट नहीं होगा। लेकिन उसके लिए भी कुछ नियम है। बिना सूचना दिए तो आप पूछ सकते हैं कि हम ये क्वेश्चन खड़ा करना चाहते हैं, वो भी 1 घंटे के लिए। मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा था जो सरकार के लिए बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं नासूर था, सरकार की सबसे कमज़ोर कड़ी थी, या सरकार के लिए वो बहुत बड़ा बोल सकते हैं एक विकट क्वेश्चन हो सकता था, तो उसके लिए बिना सूचना दिए ये लोग पूछ सकते हैं। एक सरप्राइज क्वेश्चन के जैसे कि सरकार बताइए आप ऐसा ऐसा क्यों किए, क्योंकि प्रश्नकाल में वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, प्रश्नकाल में उनको उतना छूट नहीं होता, लेकिन शून्यकाल में उनको पूरा छूट होता है। दूसरा, ये देखिए मीडिया द्वारा एक नाम दिया गया शून्यकाल, क्योंकि इसमें ज़्यादा हो हंगामा होता है, और यहाँ पर जो होता है ना, आप देख सकते हैं कि ये जो समय होता है वो 12 से 1 के बीच का होता है, क्योंकि इस समय जो होता है हमारा जो समय होता है यानी टाइम का जो रेगुलेशन होता है वो 0-0 हो जाता है, तो इसीलिए इसको 12 से 1 का समय रखा गया है। और मीडिया ने 1962 में इसका नामांकन किया था कि ये शून्यकाल है। अगला जो है, इसमें किसी भी मुद्दे को आप उठा तो सकते हैं, लेकिन सरकार का भी पक्ष सुनना जरूरी है, क्योंकि आप लगातार हो हल्ला कर रहे हैं और सरकार आगे से नहीं बोलेगी तो आप चिल्लाते रहिएगा, सरकार कुछ नहीं बोलेगी, और अगर सरकार बोलेगी तो दोनों तरफ से ज़्यादा टकराव होता है। इसलिए इस समय में अर्थात शून्यकाल में जो संसद का जो माहौल होता है, संसद के रूम का जो टेम्परेचर होता है ना, वो बहुत हाई पे रहता है, सब तरफ से पूरा हो हल्ला होता है। अगला, संविधान और मर्यादा का पालन करना बहुत ज़रूरी है। यदि इसमें आप बहुत ज़्यादा एकदम उग्र होकर के सरकार को चैलेंज करिएगा तो वहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। मान लीजिए आपने संविधान का नियम का पालन नहीं किया, 2 फेंटाफेंटी कर लिया, आप किसी सांसद को 2-3 फेंट दे दिए, सांसद भी आपको 2-3 फेंट दे दिया, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, तो ऐसे स्थिति में महासचिव पूरे
संसद सत्र को ही सस्पेंड कर सकती है या फिर उन सांसदों को वहाँ से निकाल सकती है। तो इन चीज़ों का उसमें ध्यान रखा जाता है शून्यकाल में। अगला जो काल है वो है लंच टाइम। जब हमारे सांसद पूरी तरह से प्रश्न पूछ के, हंगामा खड़ा करके और हर तरह से अपनी मांगों को रखने के बाद थक जाते हैं, तो उन्हें याद आती है थाली का, जहाँ पर उनके लिए स्पेशल तरह के पकवान लगे होते हैं और सरकार के अधीन उन पकवानों को तैयार किया जाता है। और ये जो समय होता है उनके खाने का, वो होता है दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में। और वहाँ पर वो अपनी थकान मिटाते हैं। एक चेयर में जो कभी बोल सकते हैं, जब यहाँ पर प्रश्नकाल के समय में एक दूसरे से तर्क वितर्क कर रहे थे, वहीं यहाँ पर आराम से बैठ करके सब एक साथ खाना खाते हैं। कोई टेंशन नहीं, वहाँ पर कोई झगड़ा नहीं, खाने टाइम कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, ना कोई तरह का ये सब डिस्कशन वहाँ होता है। जो भी होता है आराम से खा पी लिए, थोड़ा आराम कर लिए और 1 घंटा बाद फिर आ जाते हैं चौथे काल में, अर्थात जहाँ चर्चा या प्रस्ताव को रखा जाता है। चर्चा या प्रस्ताव मतलब जब कोई बिल पास करना हो या जब कोई नए कानून को लाना हो या जब वोटिंग्स होते हैं और कई प्रकार के अधिवेशन लाने के लिए चर्चा या प्रस्ताव को रखा जाता है। ये दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक होता है। इस 4 घंटे में हमारे जो सांसद होते हैं वो उन बातों पर चर्चा करते हैं जो कोई पुराने टॉपिक हो या कुछ नए टॉपिक हो, जिसमें सबसे पहले विशेषाधिकार का चर्चा हो सकता है। अब विशेषाधिकार का मतलब है कि जो विपक्षी दल है वो सरकार से कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आपने अभी तक इसमें क्या काम किया है, आप खोल के बताइए। मान लीजिए कि सरकार ने जितने लड़ाकू विमान लिए, जितने राफेल का जो विमान लिया, उसमें क्या क्या लगाया, कितना खर्च आया, उसको बोलते हैं कि विपक्षी दल की आप इसके बारे में खुल के बताइए। इसको आपने अच्छा से नहीं बताया था, इसको और अच्छा से बताइए कि एक्चुअली में इतना खर्चा कैसे हुआ, 850 करोड़ या 1500 करोड़ का जो खर्च हुआ वो कैसे हुआ, खुल के बताइए। तो सरकार इसमें विपक्षी दल को एक विशेषाधिकार के तहत उन बातों को खोल के बताती है। दूसरा जो होता है ध्यान आकर्षण। देखिए, ध्यान आकर्षण क्या होता है, मान लीजिए कि सरकार का कोई कमी रह गया है किसी देश के किसी कोने में, या कोई व्यवस्था जो है वो अच्छी से नहीं चल रही है, तो किसी लोकहित या सार्वजनिक विषय पर मंत्रियों के द्वारा सरकार को इन बातों से अवगत कराया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे क्षेत्र में जितने भी चापाकल है वो खराब है और रोड पूरी तरह टूट गया है, लेकिन सरकार को इस बारे में पता नहीं है। तो यहाँ पर इन चीज़ों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए सरकार को अवगत कराया जाता है सांसदों के द्वारा। तो इसलिए इसको बोलते हैं ध्यान आकर्षण करना, मतलब ध्यान इधर करना कि सर देखिए हम लोग पे भी ध्यान दीजिए, हम लोग भी बंदे हैं, हम लोग भी बैठे हुए हैं, हम लोग के भी क्षेत्र में भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो इन चीज़ों का कहाँ होता है चर्चा प्रस्ताव, जो 2 से 6 बजे के बीच चलता है। उसके बाद है अगला जो है स्थगन प्रस्ताव। देखिए, स्थगन प्रस्ताव जो है एक तरह से बहुत बड़ा यू टर्न होता है। ये एक तरह से बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई ऐसा चर्चा जो बोल सकते हैं कि बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है और उसमें लगातार घिसा पिटा हो रहा है, सब सांसद उसको कह के थक गया और बोरिंग फील कर रहा है, तो लास्ट में बोलता है लगाओ इसको स्थगित करो, स्थगन प्रस्ताव लगा दो, इसको अभी डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। तो ये स्थगन प्रस्ताव होता है। देखिए, अगला जो प्रस्ताव है वो है धन्यवाद प्रस्ताव। देखिए, धन्यवाद प्रस्ताव जो है एक ऐसा प्रस्ताव होता है जो 1 वर्ष का पूरा कार्य का लेखा जोखा सरकार जो है वो राष्ट्रपति को सौंपती है। राष्ट्रपति के पास सत्ताधारी सरकार के द्वारा, मतलब मान लीजिए कि अभी जैसे बीजेपी का सरकार चल रहा है, तो बीजेपी की सरकार क्या करेगी, 1 वर्ष में जितना भी काम किया है उसका पूरा लेखा जोखा राष्ट्रपति के पास पहुंचाएगी। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 87 के तहत उन सभी चीज़ों को जितने भी सांसद हैं, जो चाहे वो विपक्षी दल हो या फिर जो पक्ष में बैठे हैं वो दल हो, उनके समक्ष रखती है। ये बहुत बड़ा यू टर्न होता है, ये बहुत बड़ा बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट जगह होता है जहाँ पर सरकार जो है वो तय किया जाता है कि ये सरकार रहेगी या गिरेगी। क्योंकि यदि धन्यवाद प्रस्ताव को 50% से भी कम मतलब स्वीकृति मिलती है तो यहाँ पर सरकार के लिए रेड अलर्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए सरकार ने 1 वर्ष में कोई काम किया, उस काम को जो भी काम किया उस काम का लिस्ट राष्ट्रपति को दिया, राष्ट्रपति उस बातों को बताएंगे धन्यवाद प्रस्ताव के तहत। और कुछ सांसद जो हैं जो 50% से ज़्यादा हैं वो नहीं चाहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो इसका विरोध कर देते हैं, तो सरकार गिरने के कगार पे पहुंच सकती है। क्योंकि उसके बाद निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। अब बात ये होता है कि ऐसा क्यों होता है। उदाहरण के लिए देखिए, ऐसा देखा जाता है कि इस प्रस्ताव का पारित होना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सरकार जो है विश्वास मत दिखाना चाहती है कि हाँ, जो मैंने काम किया 1 वर्षों में उसमें मेरे सांसद और कुछ अन्य सांसद जो विपक्षी दल में बैठे हुए हैं वो सहमत हैं।
यदि सरकार इस चीज़ में कामयाब होती है तभी यह जो धन्यवाद प्रस्ताव है ये पारित होता है। अगला जो है इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा होता है हमारे सांसदों का, क्योंकि हमारे सांसद जो है लोकसभा और राज्यसभा में एक और जहां 545 सांसद हैं और दूसरा और 245 के लगभग में सांसद हैं, तो इनका जो बोल सकते हैं 50% का जो क्राइटेरिया है उसे पार करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं पार कर पाते हैं इस धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में तो ऑटोमेटिकली सरकार जो होगा वो गिरने के कगार पे पहुंच जाएगी। अगला जो है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव जो है वो जस्ट धन्यवाद प्रस्ताव के बाद आने वाला प्रस्ताव है। मतलब मान लीजिए कि सरकार के काम से कोई खुश नहीं हुए तो वो निंदा करना शुरू कर देंगे, सरकार के विरुद्ध बहुत सारे प्रस्ताव ले आएंगे और बहुत सारे ऐसे कारण लाएंगे जिसके कारण धन्यवाद प्रस्ताव को नेग्लेक्ट किया गया था, हटाया गया था, उन लोगों ने उसका समर्थन नहीं किया था कि नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे, धन्यवाद प्रस्ताव में जो बात है वो झूठ है, सरकार ने ऐसा किया वैसा किया, इतना कुछ सरकार ने कांड कर दिया, इस तरह का पूरा सरकार ने माहौल खराब कर दिया, इतना महंगाई बढ़ा दिया, ये वो लंद फंद सब बोलने लगेंगे। तो उसमें निंदा होगी ना, निंदा मतलब होता है किसी का तुष्टीकरण करना, तो वहां पर आप निंदा कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, निंदा प्रस्ताव हो गया। और जस्ट निंदा प्रस्ताव के बाद अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है और यही अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो सरकार को गिराने की क्षमता रखती है, क्योंकि यहाँ पर सरकार के पक्ष के जितने भी सांसद होते हैं वो भी सरकार को छोड़ करके दूसरे पक्ष में जाने का हिम्मत रखते हैं, या वो भी सरकार के काम से खुश अगर ना हो तो यहाँ पर सरकार को गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए इसमें भी 50% से भी ज़्यादा सांसदों का हिस्सेदारी होना चाहिए और साथ ही साथ इसकी खबर महासचिव को 10 दिन के भीतर हो जाना चाहिए पहले में, नहीं तो बाद में ऐसा नहीं होता, पहले होना चाहिए कि हाँ ये हम लोग करने वाले हैं, ऐसा ऐसा ये है, आप बोल दीजिए अगला पार्टी को कि वो इसका जवाब देने के लिए तैयार हो जाए, वरना हम इस सरकार को गिरा देंगे। और जब ये अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वहाँ पर विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, मतलब ये प्रस्ताव लाने के लिए सरकार जो है वो लोकसभा में 50% से भी ज़्यादा, मतलब 273 सीट होता है 50%, क्योंकि 273 या 272 के बीच में होता है तो 273 ही माना जाता है, तो 273 तक सरकार को अपना पक्ष लेना पड़ता है। जो वोटिंग्स होंगे वो 50% होना चाहिए लोकसभा में। अगर सरकार इसको साबित करती है तभी वो विश्वास प्रस्ताव के तहत फिर से सत्ता में रहेगी, और अगर नहीं कर पाती है तो अविश्वास प्रस्ताव के तहत वोटिंग के माध्यम से सरकार वहीं पर खत्म हो जाएगी, सरकार गिरा दी जाएगी। अब एक टॉपिक ये बता देता हूं कि अभी तक भारत में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और अभी तक सबसे ज़्यादा जो अविश्वास प्रस्ताव है वो इंदिरा गांधी के समय में लाया गया था 15 बार। उसके बाद भारत में सबसे पहले जो अविश्वास प्रस्ताव आया था वो आया था जवाहरलाल नेहरू के लिए, जो 1963 में लाया गया, और किसने लाया था, JB कृपलानी ने। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव किस नेता ने लाया था और किस नेता के लिए लाया था, तो JB कृपलानी ने लाया था जवाहरलाल नेहरू के लिए। उसके बाद ये अविश्वास प्रस्ताव ने 4 बार हमारे प्रधानमंत्रियों के पद को छीना है या हमारी प्रधानमंत्रियों की सरकार को गिराया है, और ये 4 जो बोल सकते हैं प्रधानमंत्री थे जो पास्ट में, वो थे चौधरी चरण सिंह, VP सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जो थे इनको पूरा पक्ष मिल गया था, मात्र 1 वोट से ये हारे थे, लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव जो था वो पूरा गेम ही चेंज कर सकता है। इसीलिए धन्यवाद प्रस्ताव को गेम चेंजर और अविश्वास प्रस्ताव को नेल डाउन कहा जाता है, जहां पर सरकार बदलने के कागार में जा सकती है। हाल फिलहाल के वर्षों में मोदी जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था लेकिन उसमें समर्थन नहीं मिला और विपक्षी दल हार गया और फिर से मोदी की सरकार जो थी अपना रूटीन में काम करने लगी। तो इस तरह से हमारे पूरे संसद में समय काल चलता है, इस तरह से पूरा तरह से हमारा सांसद वर्क करता है। आगे की वीडियो में मैं आपको और बताऊंगा किस तरह से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे देश के लिए, और कई सारे तथ्यों को जिक्र करेंगे कि किस तरह से भारत का संविधान और भारत की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो होती हैं। आशा करते हैं कि सांसद के इस पूरे काल सत्र को आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।